नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपसे मुखातिब हूँ। आपको विदित है कि यूट्यूब पर मेरा सहकार यूट्यूब करके एक चैनल है। यदि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे और सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो उस चैनल पर मेरे जितने भी सारे वीडियो अपलोड हैं, जिनकी संख्या अब तक 51 पहुंच चुकी है, उसको देखने का मौका आपको मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। ये सभी वीडियो मुख्य रूप से सहकारी समितियों के निर्वाचन, सदस्यता की प्रक्रिया अथवा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के विभिन्न प्रावधानों और नियमों से संबंधित है। हर वीडियो पर उसका शीर्षक दिया गया है, जिससे आपको वीडियो को समझने में सुविधा मिलेगी। साथ ही एक बड़ी संख्या लगभग 6 वीडियो ऐसे हैं जो पैक्स अध्यक्षों के प्रशिक्षण हेतु और विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु डाले गए हैं। विगत अंक की तरह मैं इस अंक में भी बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के विभिन्न नियमों की समीक्षा करूंगा और आज मैं सोसाइटियों का दायित्व, परिवर्तन, एकीकरण और विभाजन से संबंधित नियमों की चर्चा करूंगा। मैं शुरुआत नियम 36 से करता हूं। नियम 36 में लिखा हुआ है कि यह नियम 36 सोसाइटी से मेरा अभिप्राय सहकारी समिति से है, सहकारी समिति के दायित्व परिवर्तन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के परंतु के अधीन तत्प्रयोजनार्थ विशेष रूप से की गई सामान्य बैठक के पारित प्रस्ताव के जरिए और निबंधक की पूर्व सहमति से निबंधित सोसाइटी अपने दायित्व को सीमित से असीमित अथवा असीमित से सीमित अथवा सीमित दायित्व की सोसाइटी की स्थिति में अपने दायित्व परिणाम में परिवर्तन कर सकेंगे। कहने का अभिप्राय है कि नियम 36 का मतलब यह है कि यदि सोसाइटी कोई सीमित लिमिटेड के रूप में निबंधित हुई हो तो वो अपने को अनलिमिटेड के रूप में परिवर्तित कर सकती है, या अनलिमिटेड के रूप में निबंधित हो तो अपने को लिमिटेड के रूप में वो परिवर्तित कर सकती है। इसका अभिप्राय यही है। परंतु है इसमें, परंतु क्या है कि परंतु यह कि तो उसकी उपखंडिका 1 है, सोसाइटी अपने सदस्यों और लेनदारों को अपने दायित्व की प्रकृति अथवा परिणाम बदलने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना 2 सप्ताह पहले देगी। कहने का मतलब है कि सोसाइटी है कि वो अपने लेनदार है जो, और अपने सदस्यों को इस बात की लिखित सूचना 2 सप्ताह पहले देगी कि वो अपनी प्रकृति और परिणाम बदल रही है, अर्थात वह सीमित से असीमित हो रही है या असीमित से सीमित हो रही है। दूसरा है परंतु किसी सदस्य अथवा लेनदार को आम सभा की तिथि से 1 महीना के भीतर यथास्थिति अपने शेयर, निक्षेप अथवा ऋण वापस लेने की छूट होगी और परिवर्तन तब तक लागू नहीं होगा जब तक ऐसे सभी दावे चुका नहीं दिए जाए। अभिप्राय यह है कि यदि कोई सदस्य हो जो चाहता है कि नहीं सीमित या असीमित दायित्व में परिवर्तित हो रही है, तो उस स्थिति में चाहेगा कि अपना जो शेयर है, निक्षेप है, फिर डिपॉजिट है अथवा ऋण है, उसको वापस ले ले। तो उसको जब तक उसका वापस लेने का शर्त पूरा नहीं होगा तब तक इसमें परिवर्तन लागू नहीं होगा, अर्थात सीमित से असीमित, असीमित से सीमित नहीं हो पाएगी सोसाइटी। पुनः कहता है यह परंतु में दायित्व की प्रकृति अथवा परिणाम बदलने के निर्णय के बाद उलट दिए जाने पर किसी भी सदस्य अथवा लेनदार को जिसने यथास्थिति अपना शेयर, निक्षेप अथवा ऋण खंड 2 के अधीन वापस ले लिया हो, सोसाइटी के अंशधारक, निक्षेपक अथवा लेनदार के अपने हित को उस परिणाम में फिर से चालू करने का अधिकार होगा जिस परिणाम में वापसी के पहले उसका हित था। मतलब ये ऑप्शन है कि यदि कोई विड्रॉ कर लेते हैं अपने शेयर को, निक्षेप को या ऋण को, तो सोसाइटी यदि दायित्व से सीमित से असीमित हो गई या असीमित से सीमित हो गई तो फिर उन्हें अधिकार होगा कि फिर उसी परिणाम में वो अपने दायित्व को, डिपॉजिट को और ऋण को धारित कर सके। अब मैं धारा 37 पर आता हूँ। ये सोसाइटियों के विभाजन से संबंधित है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सोसाइटी का विभाजन धारा 37 की उपधारा 1 कहता है
कि कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपने सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना देकर इस प्रयोजन से बुलाई गई सामान्य बैठक में सोसाइटी को 2 अथवा 2 से अधिक भागों में विभक्त करने का संकल्प ले सकेगी। उस संकल्प में विदिन ब्रैकेट है, इस नियम में इसके पश्चात प्रारंभिक संकल्प से विनिर्दिष्ट, माने जो संकल्प होगा वो प्रारंभिक संकल्प होगा। उस संकल्प में समिति की आस्तियों एवं दायित्वों को उन नई सोसाइटियों को विभक्त करने का प्रस्ताव रहेगा जिनमें उसे विभक्त करना अभिष्ट होगा, और वह संकल्प प्रत्येक नई सोसाइटी के कार्य क्षेत्र का निर्धारण तथा उसके गठनार्थ सदस्यों का विनिश्चयन कर सकेगा। अब धारा 37 को धारा 2 में क्या कहा गया है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। यह कहता है कि सोसाइटी के सभी सदस्यों और लेनदारों को प्रारंभिक संकल्प की प्रति भेजी जाएगी और इसकी सूचना उन सभी व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके हितों पर सोसाइटी के विभाजन से प्रभाव पड़ने की संभावना हो। 2 हो गया। अब 37 की उपधारा 3 क्या कहता है, यह देखिए। इसको उपधारा नहीं कहते, उपनियम कहना चाहिए, क्योंकि जो सेक्शंस हैं अधिनियम है उसको हम लोग धारा कहते हैं, न्यायावली में नियम। तो 37 का उपनियम 3 कहता है, किसी प्रतिकूल विधि के होते हुए भी सोसाइटी का सदस्य प्रारंभिक संकल्प की प्राप्ति से 1 माह के भीतर सोसाइटी को सूचना देकर किसी भी नई सोसाइटी का सदस्य नहीं होने की अपनी इच्छा संसूचित करेगा। यदि विभाजन के पश्चात कोई नई सोसाइटी का गठन हो तो सदस्य को स्वतंत्रता है कि उसका वह सदस्य नहीं हो। देखिए, इसका आम प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम लोग बहुत अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि रूल्स में प्रोविजन है इसलिए मैं इसको इस चर्चा आपसे कर दे रहा हूँ। अब 37 का उपनियम 4 क्या कहता है, इसको देखिए। यह कहता है कि किसी प्रतिकूल इकरारनामा के होते हुए भी सोसाइटी का लेनदार उक्त अवधि के भीतर सोसाइटी को सूचना देकर अपने दावे के पूर्ति तक विभाजन का विरोध कर सकेगा। जब तक उसका दावा का पूर्ति नहीं हो तब तक वह विभाजन का विरोध करेगा कि पहले मेरा दावा का पूर्ति कीजिए तब आप विभाजन कीजिए। अब नियम 37 का उपनियम 5 हो गया। 5 क्या कहता है, इसको देखिए। कोई अन्य व्यक्ति जिसके हित पर विभाजन से प्रभाव पड़ने की संभावना हो उस अवधि के भीतर सोसाइटी को सूचना देकर अपने दावे की पूर्ति तक विभाजन का विरोध कर सकेगा। यह भी प्रोविजन है। अब नियम 37 का उपनियम 6 कहता है, इसको देखिए। इस नियम के अधिनियम 2 के अधीन सोसाइटी के सभी सदस्यों और लेनदारों द्वारा प्रारंभिक संकल्प तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सूचना की प्राप्ति से 1 माह की समाप्ति के बाद सदस्यों को कम से कम 7 दिन की सूचना देकर उस प्रारंभिक संकल्प पर विचार करने के लिए सोसाइटी को एक दूसरी समान बैठक आयोजित की जाएगी। सोसाइटी की एक दूसरी समान बैठक आयोजित की जाएगी। यदि उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा प्रारंभिक संकल्प की पुष्टि बिना किसी फेरबदल के अथवा वैसे फेरबदल के साथ जो रजिस्ट्रार की राय में तात्विक न हो जाए तो वह उपनियम 9 और नियम 4 के प्रावधानों के अधीन नई सोसाइटी और इन सब की विधियों को निबंधित कर सकेगा, और ऐसा निबंधन हो जाने पर पुरानी सोसाइटी का निबंधन रद्द माना जाएगा। रजिस्ट्रार को यह पावर देता है कि किस परिस्थिति में वह नई सोसाइटी का निबंधन कर सकेगा, इसको भी देखने की ज़रूरत है। अब 36 का 7 क्या कहता है, नियम 36 का उपनियम 7 कहता है, प्रारंभिक संकल्प में किए गए फिर तात्विक है नहीं, इस संबंध में रजिस्ट्रार की राय अंतिम होगी। बहुत ही स्पष्ट स्थिति है, रजिस्ट्रार ही इसको तय करेगा, इसको देखने की जरूरत है। और 37 का उपनियम 8 क्या कहता है, इसको देखिए। उपनियम 6 में उल्लिखित समान बैठक में एक अन्य संकल्प के द्वारा निम्नांकित संबंधी प्रावधान किए जाएंगे। 1. उन सभी सदस्यों की शेयर पूंजी की अदायगी जिन्होंने उपनियम 3 के अधीन सूचना दी हो, और 2. उन सभी लेनदारों के दावों की भरपाई जिन्होंने उपनियम 4 के अधीन सूचना दी हो, और 3. उन अन्य व्यक्तियों के दावों की भरपाई जिन्होंने उपनियम 5 के अधीन निबंधक द्वारा निर्देशित तरीके से अपने दावे की सुरक्षा के लिए सूचना दी हो। अब 37 का उपनियम 9 पाइए। यदि उस समय के भीतर जो रजिस्ट्रार उपयुक्त समझे सदस्यों को उपनियम 8 में निर्दिष्ट शेयर पूंजी की वापसी न हो अथवा उपनियम में निर्दिष्ट लेनदारों अथवा अन्य व्यक्तियों के दावों की भरपाई अथवा संरक्षण न हो तो रजिस्ट्रार नई सोसाइटियों को निबंधित करने से अस्वीकार कर सकेगा।
स्पष्ट है। अब 10 है, 10 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखने की जरूरत है। 37 नियम 37 का उपनियम 10 कहता है, नई सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर प्रारंभिक संकल्प में विनिर्दिष्ट तथा उपनियम 6 में संपुष्ट तरीके से मूल सोसाइटी की आस्तियों एवं दायित्व नई सोसाइटी में विलीन हो जाएगी। लेकिन इसका महत्वपूर्ण प्रंतुक देखना है। ऊपर तो इतने सारे उपनियम की चर्चा की गई, लेकिन उपनियमों को शिथिल किया जा सकता है, क्योंकि उपनियम जो है सो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं विभाजन की प्रक्रिया को। तो यह क्या कहता है? परंतु कहता है कि यह कि विशेष परिस्थितियों में सहकारिता आंदोलन के सामान्य हित में और किसी सहकारी समिति अथवा किसी वर्ग विशेष की सहकारी समितियों के विशेष हित में, जहाँ राज्य सरकार यह उचित समझती हो कि शीघ्रता से किसी सहकारी समिति या वर्ग विशेष की समितियों का विभाजन करना आवश्यक है, तो सरकार लिखित विशेष आदेश से नियम 37 के उपनियम 2 से 10 के प्रावधानों को लागू करने से छूट दे सकती है। बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। और ऐसे सभी मामलों में नियम 37 के उपनियम 1 में विनिहित प्रावधान के अनुसार समिति के विभाजन हेतु पारित प्रारंभिक संकल्प को ही समिति के विभाजन हेतु विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न नई समितियों या समितियों का निबंधन सहयोग समितियों द्वारा निबंधन नियम 4 में विनिहित प्रक्रिया से करने हेतु यथेष्ट संकल्प माना जाएगा। मतलब यह राज्य सरकार को अधिकार है कि यदि सार्वजनिक हित में या सरकारी आंदोलन के हित में चाहे तो 37 के उपनियम 2 से जो 10 तक जो प्रावधान किए गए हैं, जो शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों को शिथिल कर देगी और 37 के उपनियम 1 के अंतर्गत जो प्रारंभिक संकल्प लिया गया है उसी के अंतर्गत सोसाइटी का विभाजन हो सकता है, निबंधन हो सकता है। इस प्रकार विभाजित समिति अपने पुराने निबंधन संख्या एवं तिथि से ही विभाजन के फलस्वरूप निबंधक द्वारा निबंधित आवश्यक संशोधनों के साथ लगातार स्थापित रहेगी। यह है जो हम लोग आजकल नगर पैक्स पुनर्गठन के संबंध में विधियों में संशोधन कर रहे हैं, उस संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता है, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी समिति के संबंध में ऐसी छूट का आदेश दिए जाने की स्थिति में विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न और निबंधित नई समिति या समितियों तथा पुरानी निबंधित समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे किसी सदस्य, साहूकार अथवा अन्य व्यक्ति जो विभाजन से प्रभावित हो से आपत्ति की सूचना नई समिति या समितियों के निबंधन की तिथि से 1 माह के भीतर ग्रहण करें और संपत्ति एवं दायित्व के विभाजन के अनुपात से विभाजित समितियों को असाधारण आम सभा के 15 दिनों की सूचना पर बुलाएं। साथ ही उनके निर्णयानुसार उनके दावे का निष्पादन करें जो निबंधक सहयोग समितियों द्वारा स्वीकृत होगा और जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा। इसको देखने की जरूरत है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी छूट क्या होगा। फिर मैं पढ़ देता हूँ। राज्य सरकार द्वारा किसी समिति के संबंध में ऐसी छूट का आदेश जाने की स्थिति में विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न और निबंधित नई समिति या समितियों तथा पुरानी निबंधित समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे किसी सदस्य, साहूकार अथवा व्यक्ति जो विभाजन से प्रभावित हो से आपत्ति की सूचना नई समिति समितियों के निबंधन की तिथि से 1 माह तक ग्रहण करें और संपत्ति एवं दायित्व के विभाजन की अनुपात से विभाजित समितियों को की असाधारण आम सभा जो 15 दिनों की सूचना पर बुलाई जाएगी के निर्णयानुसार उनके दावे का निष्पादन करें जो निबंधक सहयोग समितियों द्वारा स्वीकृत होगा और जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम माना जाएगा। तो मैंने अब 37 की विस्तृत चर्चा की है और 37 के संदर्भ में जो प्रंतुक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखने की जरूरत है। अब सोसाइटियों का स्वेच्छापूर्वक एकीकरण, यह नियम 38 है। यह नियम 38 का उपनियम 1 कहता है कि कोई 2 या 2 से अधिक निबंधित सोसाइटियां इस उद्देश्य से बुलाई गई अपनी अपनी सामान्य बैठक में जिसकी सूचना उन्होंने अपने अपने सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले दे दी हो, एक समिति के रूप में एकीकृत होने का संकल्प ले सकेगी। 38 का उपनियम 2 क्या है उसको भी देखिए आप। प्रत्येक सोसाइटी को उपनियम 1 के अधीन पारित संकल्प, इस नियम में आगे प्रारंभिक संकल्प के रूप में उसकी चर्चा होगी कि 1 प्रति सभी सदस्यों और लेनदारों को प्रेषित करना होगा। 38 का उपनियम 3 है। किसी प्रतिकूल उपविधि के होने पर भी ऐसी किसी सोसाइटी का सदस्य प्रारंभिक संकल्प की प्राप्ति से 1 महीना के अंदर उस सोसाइटी को सूचना देकर जिसका वह सदस्य है नई सोसाइटी का सदस्य नहीं बनने की
अपनी इच्छा संसूचित कर सकेगा। अब 38 का उपनियम 4 है, किसी प्रतिकूल करार के होने पर भी ऐसी सोसाइटी का लेनदार उस समय के अंदर उस सोसाइटी को सूचना देकर जिसका वह लेनदार है अपनी बाकी राशियों की वापसी की मांग संसूचित कर सकेगा। फिर आगे है 5 में, उन सभी सोसाइटी के सभी सदस्यों और लेनदारों द्वारा प्रारंभिक संकल्प की प्राप्ति से 1 माह की समाप्ति के बाद प्रारंभिक संकल्प पर विचार करने के लिए उन सोसाइटी के सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। यदि ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके प्रारंभिक संकल्प को बिना किसी फेरबदल के अथवा ऐसे फेरबदल के साथ जो रजिस्ट्रार की राय में तात्विक न हो संपुष्ट कर दें, तो निबंधक नियम 55 के उपनियम 8 और नियम 4 के प्रावधानों के अधीन उस नवीन सोसाइटी और उस विधियों को रजिस्ट्रित कर सकेगा और पुरानी सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द समझा जाएगा। बहुत अब 6 क्या कहता है, इसको देखिए। प्रारंभिक संकल्प के लिए में किए गए फेरबदल तात्विक है अथवा नहीं, इस संबंध में रजिस्ट्रार का अभिमत अंतिम होगा। फिर नियम 38 का उपनियम 7 क्या कहता है, उपनियम 5 में निर्दिष्ट संयुक्त सभा में अंशकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए प्रावधान किए जाएंगे। 1, उन सभी सदस्यों की जिन्होंने उपनियम 3 के अधीन सूचना दी हो शेयर पूंजी का भुगतान, तथा 2, उन सभी लेनदारों के जिन्होंने उपनियम 4 के अधीन सूचना दी हो दावों की भरपाई का प्रावधान किया जाएगा। परंतु उपनियम 5 के प्रावधान के अनुसार जब तक प्रारंभिक संकल्प की संपुष्टि नहीं हुई तब तक कोई भी सदस्य अपने लेनदार ऐसे भुगतान अथवा दावे की भरपाई का हकदार नहीं होगा। अब 8 क्या है, उपनियम 8 क्या है, यदि उस समय के अंदर जिसे निबंधक उपयुक्त समझे उपनियम 7 में विनिर्दिष्ट सदस्यों को शेयर पूंजी भुगतान न किया जाए अथवा लेनदारों के दावों की भरपाई न हो तो निबंधक नई सोसाइटी का निबंधन अस्वीकृत कर सकेगा। अब नियम 9 को भी देख लिया जाए। यह कहता है कि नई सोसाइटियों के निबंधन पर एकीकृत सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्व नई सोसाइटियों में विलीन हो जाएंगे। अब तक हमने 36 में यह चर्चा कर दिया दायित्वों का परिवर्तन का, नियम 36 में। नियम 37 में सोसाइटी का विभाजन का क्या नियम है, नियम 38 में सोसाइटी का स्वेच्छापूर्वक एकीकरण का, और हम 39 पर आते हैं जो सोसाइटियों के अनिवार्य एकीकरण से संबंधित है। इसके क्या नियम है ये आप देखिए। 39 का उपनियम 1 कहता है कि 2 या 2 से अधिक सोसाइटियों की वित्तीय स्थिति तथा उससे संबंधित यथोचित अन्य बातों पर विचारोपरांत यदि निबंधक का यह समाधान हो जाए कि उन सोसाइटियों को एकीकृत होकर एक नई सोसाइटी बन जाना उनके हित में होगा, तो लिखित आदेश के द्वारा संबद्ध सोसाइटियों की प्रबंधन समितियों को उन्हें मिलाकर एक नई एकीकृत सोसाइटी बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के उद्देश्य से आदेश के 6 सप्ताह के भीतर उनके अंशधारकों तथा लेनदारकों की समान बैठकें आयोजित करने की अपेक्षा कर सकेगा। अनिवार्य एकीकरण में नियम 1 है। और 39 का नियम 2 है, यदि प्रबंधन समितियां इस उद्देश्य के लिए ऐसी बैठकें बुलाने में विफल हो जाए अथवा यदि इस प्रकार की किसी बैठक के प्रस्तावित एकीकरण के विरुद्ध निर्णय हो अथवा ऐसी किसी बैठक में निर्णय ही न हो, तो निबंधक अपने आदेश की तिथि से 6 सप्ताह के समाप्ति पर और यह समाधान करने के बाद कि लेनदारों के हित की भली भांति सुरक्षा कर ली गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि विनिर्दिष्ट तिथि से उक्त सोसाइटी को एकीकृत करके नई सोसाइटी बनाई जाएगी। मतलब निबंधक को अधिकार है, पहले तो उनको मौका देगा सोसाइटी को, यदि सोसाइटी नहीं राजी कर होती है तो निबंधक अनिवार्य एकीकरण का भी आदेश दे सकता है। अब नियम 39 का उपनियम 3 हम देखते हैं। निबंधक नई सोसाइटी को उक्त तिथि से प्रभाव से रजिस्ट्रीकृत करेगा और इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन पर एकीकृत सोसाइटियों की आस्तियाँ और दायित्व नई सोसाइटी में विलीन हो जाएगी। इसी तरह से फिर 39 के नियम 4 है, उपनियम 1 के अधीन पारित आदेश की तिथि से 1 माह के भीतर निम्न पदाधिकारी के पास अपील की जाएगी। यदि रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारी ने आदेश पारित किया हो तो रजिस्ट्रार के पास, 2 यदि रजिस्ट्रार ने आदेश पारित किया हो तो राज्य सरकार के पास। अब उपनियम 5 क्या कहता है, उपनियम 4 के अधीन की गई अपील के निस्तार तक उपनियम 2 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि अपील पेंडिंग हो तो अनिवार्य एकीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
तो इस अंग में मैंने विस्तृत चर्चा की, मैंने 36 की चर्चा की, जो दायित्व के परिवर्तन की बात करता है, जो कहता है कि कोई सीमित दायित्व है तो असीमित दायित्व की समिति सहकारी समिति बन जाएगी, या असीमित दायित्व की सहकारी समिति चाहे तो सीमित दायित्व की सहकारी समिति बन सकती है, जिसकी प्रक्रिया का उल्लेख नियम 36 में किया गया है। नियम 37 में विशिष्ट रूप से सोसाइटी के एकीकरण के प्रावधान के नियम दिए गए हैं, लेकिन प्रंतुक में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार सहकारी आंदोलन के हित में नियम 37 के उपनियम 2 से लेकर 10 को स्थगित कर सकती है, उसको मुक्त कर सकती है अनिवार्य सोसाइटियों के अनिवार्य एकीकरण की प्रक्रिया को। और उसके बाद नियम 38 में है कि सोसाइटी का स्वेच्छापूर्वक एकीकरण, दो सोसाइटी यदि स्वेच्छापूर्वक एकीकरण करना चाहे तो उसका क्या प्रावधान है। और फिर नियम 39 में है कि सोसाइटियों का अनिवार्य एकीकरण, इसमें भी रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया है, वो चाहे तो अनिवार्य एकीकरण कर सके, लेकिन यदि अनिवार्य एकीकरण से कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो उसे राज्य सरकार के पास अपील करने का अधिकार है। तो आज के अंक में इतना ही। फिर एक अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी चर्चा जारी रखूँगा जब तक यह बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली की विभिन्न नियमों की चर्चा समाप्त न हो जाए। धन्यवाद।